दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि एस जयशंकर जी का जो अभी हाल फिलहाल का बयान है पाकिस्तान को लेकर, वो क्यों पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबक बना हुआ है। पूरा विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। अगर एस जयशंकर जी की बात किया जाए तो वो 23 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच दक्षिण पूर्वी एशिया के 3 देशों सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस के दौरा पर हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे भारत से दक्षिण और पूरब यानी अप्रोक्स ये जो लोकेशन है, यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस जो देश हैं उसके दौरा पर वो अभी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स पर एक व्याख्यान के दौरान एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लेकर के ये कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद एक उद्योग यानी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। इस वीडियो में आगे मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में टेररिज्म यानी आतंकवाद एक इंडस्ट्री का रूप धारण किया है, क्या उसका प्रोसेस रहा है। इसके अलावा एस जयशंकर जी ने यह भी कहा सिंगापुर में कि आतंकवाद को अब भारत नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं है। तो इसका क्या मतलब? तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने अभी तक आतंकवाद को नज़रअंदाज किया हुआ था? तो ऐसा नहीं है। भारत ने कभी भी नज़रअंदाज तो नहीं किया था। अब जैसे पुलवामा जब हुआ 2019 में, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत के द्वारा पाकिस्तान में किया गया था। जब भी पाकिस्तान के द्वारा आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का भारत में कोशिश किया जाता है, भारत के द्वारा रिएक्शन दिया जाता है। लेकिन जो जयशंकर जी का बयान है कि आतंकवाद को अब नज़रअंदाज नहीं करेगा भारत, इसका मतलब ये हुआ कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। अब भारत क्या बड़ा कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर जी अपनी किताब वाई भारत मैटर्स का एक प्रति मोदी जी को भेंट कर रहे हैं। दिसंबर का ये तस्वीर है। ये पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है। अगर आप भी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो आप जरूर खरीदें, पढ़ें, क्योंकि इस पुस्तक में समझाया गया है कि वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स स्पेशली भारत के रिगार्डिंग किस तरीके से होता है। भारत के रिगार्डिंग वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स कहने का मतलब ये हुआ कि भारत दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को किस तरीके से मेंटेन रखता है, किस हालात में, किस सिचुएशन में संबंधों में क्या चेंजिंग करता है। जैसे कि अगर यहाँ बात किया जाए, ये लोकेशन है चीन का। चीन और भारत की अगर बात किया जाए तो लद्दाख में दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, चीन बार बार अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखाता है। उसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच बड़े स्तर का व्यापार भी होता है। अगर सिर्फ सोलर पैनल इक्विपमेंट का बात किया जाए जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका 80% इक्विपमेंट्स चीन से आता है। तो आप देख सकते हैं दोनों देशों के बीच व्यापार भी है और युद्ध जैसा हालात भी है। तो कैसे इसमें संतुलन बनाना होता है, इस तरह की जानकारियां इस पुस्तक में है। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने यह कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर चुका है। चलिए इसको जरा समझते हैं विस्तार से। अगर पाकिस्तान की बात किया जाए, पाकिस्तान में भी स्पेशली जो ये रीजन है, ये जो रीजन है इसको POK कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस रीजन को पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था 1948 से, और POK में कई सारे टेररिस्ट शिविर संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो लोकेशन है पाकिस्तान का, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आसपास का लोकेशन है, यहाँ भी कई सारे आतंकवादी शिविर संचालित होते हैं। आखिर आतंकवाद इतना तेजी से पाकिस्तान में क्यों पांव पसार रहा है? तो आतंकवाद को स्पॉन्सर करती है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI। अब ये जो आतंकी तैयार होते हैं पाकिस्तान में, अब जाहिर सी बात है वो एक आम पाकिस्तानी नागरिक ही होते हैं। तो आखिर पाकिस्तानियों के सामने क्या मजबूरी है कि वो आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं? दोस्तों, अगर आम पाकिस्तानी नागरिक के नज़रिया से देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो भी पाकिस्तान में मुश्किल से मिल पाती है। पाकिस्तान में भिखमंगों की तादाद तेजी से बढ़ते जा रहा है। ये जो डाटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर यह बात लिखा हुआ है कि विदेशों में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में चूंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, उद्योग धंधों का बहुत ज़्यादा अभाव है, तो वैसे में जो पाकिस्तानी नागरिक है वो विदेशों में भी जाकर भीख मांगने से नहीं कतराते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। विशेष तौर पे जो मुस्लिम देश हैं जैसे कि UAE, सऊदी अरब, इराक, ईरान और इंडोनेशिया वगैरह, तो वहाँ जो होली श्राइन्स है वहाँ पर ये भीख मांगने का काम करते हैं। अब भीख मांगना तो कोई इलीगल चीज़ नहीं है, उसके बावजूद भी इन मुस्लिम देशों में इनकी गिरफ्तारी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर ये इलीगल गतिविधियों में लिप्त होते हैं, वहाँ पर ये पॉकेट मारी का काम करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर वे ड्रग रैकेट्स चलाने का भी काम करते हैं। तो आपने इतना तो समझ लिया कि पाकिस्तान का आम जनता काफ़ी बेहाल हाल में है। तो सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव है? तो ज़रा आप देखिए,
पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो सेना है, उसका क्या काम है? उसका काम है दूसरे देशों में जाकर, स्पेशली चीन, अमेरिका जैसे देशों में जाकर भीख मांगना। इसके अलावा वो वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से भी अच्छा खासा भीख प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये जो रीजन है, ये बलूचिस्तान रीजन है, जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ सीमा साझा करता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज का कोई कमी नहीं है। यहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है बलूचिस्तान की, इसको बेचकर भी एक अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। तो पाकिस्तान में पैसा ठीक ठाक जनरेट होता है, इसके बावजूद भी पैसा आम लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। पाकिस्तान में पैसों का बंदरबाट हो जाता है। किसके किसके बीच? पाकिस्तान के जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनके बीच, पाकिस्तान में सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनके बीच। तो पैसों का जो बंदरबाट हो जाता है, तो ऐसे में आम लोग गरीबी का जीवन जीते हैं और भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल ये है, जब पाकिस्तान की जनता को भी पता है कि हमारी सेना के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा पैसों का लूट मचाया जाता है, पैसा खा लिया जाता है, उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की गरीब जनता है, जो भीख मांगने को मजबूर जनता है, वो सरकार के खिलाफ आखिर विद्रोह क्यों नहीं करता है? पाकिस्तान में वो वहाँ की सेना के खिलाफ विद्रोह क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण है उन लोगों का ब्रेन वॉश होना। अगर पाकिस्तान के एक आम नागरिक की बात किया जाए तो वो ब्रेन वॉश है कश्मीर को लेकर के। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो रीजन है ये PO के रीजन है और ये 1948 के बाद से ही पाकिस्तान के कब्जा में है। एक आम पाकिस्तानी बच्चा को स्कूलिंग के माध्यम से ही ये सिखाया जाता है कि हमारा एम है, हमारे देश का सबसे प्रमुख एम है पूरा का पूरा कश्मीर हासिल करना। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा बचपन से ही ब्रेन वॉश हो जाता है कश्मीर को लेकर के। काम छोटा बच्चा जब छोटा से बड़ा हो जाता है तो ये जो विचार है, ये विचार और ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। उसके दिमाग में बस फिट हो जाता है कि हमें कश्मीर चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए। उसको अपने खुद के गरीबी से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में उद्योग स्थापित हो रहा है कि नहीं, उससे उसको मतलब नहीं है। पाकिस्तान की जनता भीख मांगने को तैयार है, लेकिन फिर भी अपने सरकार से सवाल नहीं पूछ सकती है। तो चूंकि पाकिस्तान की जो जनता है वो कश्मीर के नाम पर ब्रेन वॉश्ड है वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से। इसके अलावा जो पाकिस्तान में रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा भी जिहाद के नाम पर, कश्मीर के नाम पर वहाँ के आम लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं पाकिस्तान की क्या हालात है। तो इस तरीके से ये जो गरीब, भिखमंगे और कश्मीर के नाम पर ब्रेन वॉश्ड आम पाकिस्तानी नागरिक हैं, इनको आतंकवाद के रास्ते पर ले जाना पाकिस्तानी सेना के लिए और पाकिस्तानी ISI के लिए कितना आसान है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद तेज़ी से फैलते जा रहा है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 26/11 का जो अटैक हुआ था मुंबई में आतंकी हमला, उसमें जो मुख्य आतंकवादी था अजमल कसाब की अगर बात किया जाए तो वो पाकिस्तान का एक आम नागरिक था। वो बेहद ही गरीब घर से था और उसके अलावा वो कश्मीर के नाम पर, जिहाद के नाम पर पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड था। पाकिस्तानी ISI ने यह कहा कि तुम मुल्क के लिए शहादत दो, तुम जन्नत जाओगे और तुम्हारा परिवार इन पैसों से काफ़ी खुशहाल जीवन जिएगा। तो इस तरीके का हालात है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बनता है वो पॉलिटिशियन का लड़का नहीं बनेगा। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बनेगा वो आर्मी ऑफिसर का लड़का नहीं बनेगा। तो आतंकी कौन बनेगा? पाकिस्तान में आतंकी बनेगा एक आम, गरीब और ब्रेन वॉश्ड नागरिक। दोस्तों, अगर मैप पर बात किया जाए तो यह है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है और यहाँ पर है ईरान। यहाँ पर मैंने लिखा है जैशुल अदल। जैशुल अदल एक आतंकी संगठन है जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के द्वारा बैकअप है और जैशुल अदल का जो अड्डा है, जो बेस है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जो बलूचिस्तान स्टेट है। चूँकि बलूचिस्तान स्टेट ये वाला है, तो बलूचिस्तान स्टेट का जो बॉर्डर ईरान के साथ साझा होता है वहाँ पर है जैशुल अदल का बेस। इसको अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है? अमेरिका इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अमेरिका का दुश्मन है ईरान और अमेरिका चाहता है कि वो ईरान में डिस्टर्बेंस बनाकर रखे। अब हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि ईरान और पाकिस्तान में युद्ध जैसा हालात हो गया था। दोनों तरफ से मिसाइलों के द्वारा फायरिंग भी किया गया था। अगर बात करें यहाँ का, ये जो रीजन है अफगानिस्तान, यहाँ पर 2021 से तालिबान की सरकार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा है इसको कहा जाता है डुरंड लाइन। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार डुरंड लाइन को नहीं मानता है। चूँकि ये जो रीजन है पाकिस्तान का, इसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं और यहाँ पर पश्तून जाति के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में शासन करने वाली तालिबान का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा स्टेट का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का हिस्सा है।
तो ये कुछ ऐसा कारण है कि जिस वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसा हालात बना हुआ है। हमने ईरान और तालिबान की बात कर लिया, अब बात करते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा आतंकी संगठन है जो पाकिस्तानी सेना को काफ़ी परेशान किए हुए है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 2012 में अमेरिका के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक में ओसामा बिन लादेन की हत्या कर दिया जाता है पाकिस्तान में। ओसामा बिन लादेन का जो एड्रेस था वो अमेरिका को किसने बताया? वो बताया पाकिस्तान ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अलकायदा के लोगों ने एक अलग संगठन बना लिया, टीटीपी, और टीटीपी का इस तरीके से दुश्मनी शुरू हो जाता है पाकिस्तानी सेना के खिलाफ। जो पाकिस्तान, ईरान, तालिबान और टीटीपी से जूझ रहा है वो भारत के खिलाफ आखिर आतंकवाद को जारी क्यों रखे हुए है? वो खुद ही समस्या में है, फिर भी ऐसा कर रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पे है। वहाँ जो पैसा जनरेट होता है, थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया, वो पैसा बड़े पॉलिटिशियन और बड़े सैन्य अधिकारियों के बीच बट जाता है। आम जनता को कुछ मिल नहीं पाता है, तो आम जनता का ध्यान इस लूट की तरफ न जाए, आम जनता का ध्यान इस भ्रष्टाचार की तरफ न जाए, तो इसके लिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद को जारी रखे हुए है। और पाकिस्तान के आम नागरिकों को पाकिस्तानी सरकार बरगलाते रहती है कि हम पूरा कश्मीर लेकर रहेंगे, भारत हमारा दुश्मन है। और चूंकि पाकिस्तान के आम नागरिक बचपन से ही ब्रेन वॉश होते रहते हैं, तो इस तरीके से पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं वो इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वो वहाँ पर चल रहे भ्रष्टाचार और पैसों के लूट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो आतंकवाद चल रहा है उसको बढ़ाने में चीन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अब हमारा जो पड़ोसी देश चीन है वो चाहता है कि ये जो रीजन है कश्मीर का, यहाँ पर डिस्टरबेंस बना रहे, क्योंकि यहाँ जितना ज़्यादा डिस्टरबेंस रहेगा भारतीय सेना का इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा भारतीय रिसोर्सेज का यहाँ पर यूज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में चीन का भी एक रोल रहा है। अगर इसका प्रूफ की बात किया जाए तो राजौरी में दिसंबर 2023 में एक आतंकी हमला होता है। उस आतंकी हमला में हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद आतंकियों को मार गिराया जाता है। उन आतंकियों के पास से चाइनीज़ ड्रोन, चाइनीज़ हथियार और बॉडी सूट कैमरा भी मिला था जो चाइनीज़ था। तो ये भी एक प्रूफ है कि चीन किस तरीके से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है 1950s, 1990s, 1990 का दशक, 1950 का दशक। आप में से ज़्यादातर को ये पता होगा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद का शुरुआत उस समय हुआ था जब भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने, यानी कि 1947, 1948 के बाद से ही इस रीजन में पाकिस्तान ने आतंकवाद को शुरू कर दिया था। हाँ, 1990 के बाद क्या हुआ? 1990 के बाद आतंकवाद में इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला था। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवाद ने एक तेज रफ्तार क्यों पकड़ा। ये रीजन है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में 1989 तक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की सेनाएं थी। 1991 में सोवियत संघ टूटता है और उसके बाद कई सारे अलग अलग देश बनते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा देश था वो रूस था। चूंकि 1989 तक यहाँ पर यूएसएसआर की सेनाएं थी और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का दुश्मनी किससे था? अमेरिका से था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को कहा कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है और उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यूएसएसआर के खिलाफ जंग के लिए अफगानिस्तान भेजना है। इसके बाद पाकिस्तानी ISI के द्वारा यहाँ पर कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए जाते हैं और उनको यहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन 1989 में क्या हुआ? यूएसएसआर की सेना यहाँ से लौटना शुरू कर देती हैं। तो उसके बाद यहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के द्वारा खड़ा किया गया था, पाकिस्तानी ISI के द्वारा खड़ा किया गया था अमेरिका के कहने पे, अब उनके लिए स्पेस नहीं बचा था। कहने का मतलब है कि वो अब किसके खिलाफ लड़ते? जिस यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने के लिए वो यहाँ पर गए हुए थे वो तो चला गया। तो उसके बाद एक वैक्यूम यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने एक नया प्लान बनाया। उस प्लान के तहत यहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने खड़ा किया था उनको शिफ्ट किया जाने लगा कश्मीर घाटी में 1990 के दशक के शुरुआत में। इसी वजह से 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में आतंकवाद ने एक तेज रफ्तार पकड़ा। दोस्तों, अभी तक आपने ये समझ लिया कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने में चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों का भी हाथ रहा है। चीन पर तो हमने बात कर लिया, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया। अब जैसे देखिए, जब यूएसएसआर का फौज यहाँ था तो यूएसएसआर के खिलाफ कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कहने पर ISI के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया गया था।
अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो अमेरिका बैकअप सपोर्ट देता है जैसुल अदल को। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इसको क्यों मदद कर रहा है? तो इसको मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका का दुश्मन ईरान है और अमेरिका चाह रहा है कि इस रीजन में वो डिस्टर्बेंस पैदा करे जैसुल अदल के थ्रू। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस रीजन में और इस रीजन में उसका टारगेट था। जबकि अगर चीन की बात किया जाए तो चीन का क्या टारगेट है, चीन का क्या फोकस है? चीन का फोकस है इस रीजन में आतंकवाद को बढ़ावा देना। कश्मीर घाटी से आतंकवाद को सफाया करने के लिए 370 को हटा दिया गया, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 को रिमूव किया गया 2019 में। उसके बाद आतंकवाद का हालांकि सफाया पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन आतंकवाद में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में हम ये देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है। देखिए, हमारे देश भारत का शुरू से ये सोच रहा है कि आतंकवाद दुनिया के किसी भी कोने में हो उसको समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन भारत का जो मेन फोकस है वो तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ही है कि इसको कैसे समाप्त किया जाए। अब सिंगापुर में एस जयशंकर जी का जो बयान है जरा उसको सुनिए। सिंगापुर में एस जयशंकर जी ने यह कहा कि आतंकवाद जैसे मुद्दों का तत्कालिक रूप से अस्थायी समाधान मिलना थोड़ा मुश्किल है। उनका ये जो बयान है आतंकवाद को लेकर के कि उसका तत्कालिक तौर पे अस्थायी समाधान पॉसिबल नहीं है, तो ये इशारा कर रहा है कि भारत सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम कर रहा है। अगर भारत सरकार के कई मंत्रीगणों के हाल फिलहाल के बयानों को देखा जाए, जैसे अमित शाह जी का बयान हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान हो या एस जयशंकर जी का बयान हो, उनके बयानों से ये स्पष्ट है कि भारत POK, ये जो रीजन है POK, इसको लेकर के भारत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और भारत सरकार उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपको ये बात समझना होगा कि अगर भारत सरकार POK वापस ले लेती है तो आतंकवाद पर लगभग लगाम लग जाएगा। अब आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि ये जो रीजन है, ये रीजन LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन है इसके इधर POK है और इस लाइन के इधर भारतीय कश्मीर है। तो ये जो रीजन है अगर भारत के कब्जा में आ भी जाएगा तो आतंकवादी यहाँ से भी तो आ सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, तो देखिए एक्चुअली होगा क्या। ये जो कश्मीर है, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से पाकिस्तानी युवाओं को बचपन से ही बरगलाया जाता है, पाकिस्तानी यूथ को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जाता है कश्मीर के नाम पर। जब POK भारत के पास आ जाएगा, यानी पूरा कश्मीर जब भारत के कब्जे में हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तानी युवाओं को कश्मीर के नाम पर ब्रेन वॉश करना पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी युवाओं को यह आभास होगा कि कश्मीर अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान के आम नागरिक पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देगा। गृह युद्ध की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है और ये भी संभावना है उसके बाद कहने का मतलब है वो स्थिति जब भारत POK हासिल कर लेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बलूचिस्तान में भी विद्रोह होने का पूरा ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो कश्मीर के नाम पर अब ब्रेन वॉश नहीं होगा। तो इस तरीके से पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध का एक लहर फैल जाएगा और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में भी टूट जाए।